ये कहानी है रहस्यों से भरे भैरवगढ़ की, जहाँ के लोग भगवान के बजाय शैतान को मानते हैं और निभाते हैं शैतान की बनाई गई शैतानी रस्में। भैरवगढ़ का छोटा राजकुमार पीयूष जब गोवा घूमने गया तो वहाँ उसकी मुलाकात होटल की सर्विस मैनेजर निक्की से हुई, जो अनाथ थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों ने शादी की। शादी के बाद निक्की अपने ससुराल भैरवगढ़ आई, जहाँ उसे पता नहीं था कि उसे कौन कौन सी रस्में निभानी हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी हैं। ससुराल में आने पे उसका स्वागत बड़े राजसी तरीके से हुआ। शाम को जब वो सोकर उठी तो उसे अपना फ़ोन नहीं मिला। उसने अपने फ़ोन को काफ़ी ढूंढा, मगर ढूंढने में असमर्थ रही। शादी की कुछ रस्में निभाने के बाद निक्की बहुत डर गई थी। ये सारी रस्में और सारी कहानियाँ मैंने पहले भाग में YouTube चैनल पे डाल रखी है, आप जरूर आकर देखिए ताकि आपको आगे का भाग समझ में आए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पे। यहाँ आप सुनते हैं कभी कहानियाँ, कभी निगेटिव एनर्जी के बारे में, तो कभी भगवान से जुड़े चमत्कार। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, तो आप अपने फीडबैक हमें कॉमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही आप अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां आपका दिल चाहे। मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। सुमित्रा का ये कहना ही था कि तभी तालाब के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी, मानो वो हलचल सुमित्रा की बातों को अपनी सहमति प्रदान कर रही हो। निक्की आंखें फाड़कर पानी में हो रही हलचल देखने लगी। तभी पीयूष की भाभी उससे बोली, निक्की सबका आशीर्वाद लो। निक्की ने हाँ में अपना सर हिलाया। पीयूष और निक्की एक साथ पीयूष के पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। दोनों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती भवा। इस राज परिवार से जुड़ने के कारण आज से तुम्हारा नाम है निकिता पीयूष गहलोत। दोनों ने फिर सुमित्रा को प्रणाम किया और फिर भाई और भाभी को। वहाँ की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सुमित्रा बोली, चलो निकिता और पीयूष, हवेली जाकर तुम दोनों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना है। विवाह के सभी रस्म पूरी कर शादीशुदा जोड़ा वापस हवेली लौट आया था। हवेली पहुंचते ही उन्हें परदादा और परदादी के कमरे में ले जाया गया। उन्हें आया देख पीयूष के परदादा और परदादी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। उन्हें मुस्कुराता देख निक्की को थोड़ा अच्छा लगा। वो उन दोनों का आशीर्वाद लेने अकेले ही उनकी ओर बढ़ी। उसे अपने करीब आता देख पीयूष के परदादा और परदादी के चेहरे के भाव ही बदल गए, जैसे वो नहीं चाहते थे कि निक्की उनके पास आए। निक्की उनके नज़दीक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसकी सास सुमित्रा जोर से चिल्ला पड़ी, रुक जाओ बहू। सुमित्रा की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। निक्की तो एक पल के लिए डर ही गई थी। वो जहां थी वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। वो सुमित्रा की तरफ पलटी और डरते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी? सुमित्रा बोली, इनके पैर छूने की जरूरत नहीं है, इनके पैरों के पास की धूल को छू लो। निक्की हैरान स्वर में बोली, पर मम्मी जी क्यों? सुमित्रा बोली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के शरीर को नहीं छूते, इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। हम जानते ये बातें तुमको अजीब लगेगी, पर हम अपने रस्मों रिवाजों को लेकर बहुत सख्त है और तुम्हें भी इन नियमों का पालन करना होगा। निक्की उनकी बात मानते हुए बोली, जैसा आप कहें मम्मी जी। उसने परदादा और परदादी के पैरों की धूल को छूकर ही उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो रचना और मम्मी जी के साथ आगे बढ़ी। वो गलियारों की दीवारें पर टंगी तस्वीरों को बड़ी गौर से देखती जा रही थी। सुमित्रा उन तस्वीरों को देखते हुए बोली, ये सब हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं बहू, इन सबको प्रणाम कर इनका आशीर्वाद लो। निक्की भी सुमित्रा के कहे अनुसार सभी तस्वीरों को प्रणाम करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन वो अचानक एक तस्वीर को देखकर ठिठकी। उन तस्वीरों में एक तस्वीर एक औरत की थी जो लगभग निक्की की उम्र की ही लग रही थी। निक्की उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगी। उससे उस तस्वीर में बनी औरत की शक्ल बहुत जानी पहचानी लगी और अपनी सी लगी। उसे वहीं पर खड़ा देख रचना बोली, दीदी जी आगे बढ़िए, अभी आपको सभी तस्वीरों का आशीर्वाद लेना है। उसकी बात सुनकर निक्की बोली, वो तो ठीक है, लेकिन ये किसकी तस्वीर है? काफी यंग एज की लग रही है। निक्की की बात सुनकर सबको सांप सा सूंघ गया। सबके चेहरे का रंग उतर गया था। सुमित्रा भी चुप थी। तभी पीयूष की भाभी बोली, वो बहुरानी ये अंजलि है, मतलब थी। निक्की बोली, ओह, लेकिन ये कितनी खूबसूरत थी, पर ये आखिर है कौन? I mean, पीयूष का इनसे क्या रिश्ता है? पति पत्नी का। यह सुनते ही निक्की स्तब्ध रह गई। वो रचना की तरफ पलटी जिसने ये बात कही थी। उसने जिज्ञासा भरी दृष्टि से रचना की ओर देखा। रचना हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ दीदी, ये थी पीयूष भैया की पहली पत्नी। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। निक्की चौंक कर बोली, रचना ये क्या कह रही हो तुम? सुमित्रा कठोर आवाज में बोली, रचना जो कह रही है सच कह रही है। इधर निक्की को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह आश्चर्य से मन ही मन बोली, इसका मतलब पीयूष की पहले भी शादी हुई थी? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई?
रचना के मुंह से पीयूष की पहली पत्नी अंजलि के बारे में जानकर निक्की स्तब्ध हो गई थी। वो एक ही जगह पर ठिठक कर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी भी सुना है वो सच है। वो बार बार अंजलि की तस्वीर को देखे जा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सच है या फिर उसका कोई वहम। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख के मिश्रित भाव थे। इधर इसी बीच पीयूष वहां आ पहुंचा था और उसने वहां हुई सारी बातें सुन ली थी। तभी रचना बोली, अरे पीयूष भैया, आप यहाँ कब आए? ये सुनते ही निक्की तेजी से पीयूष की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को देखा तो पीयूष ने उसे देखकर अपनी आंखें झुका ली। उसकी चुप्पी देख के निक्की का दिल घबराने लगा था। वो अभी तक अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो कुछ सुना है वो एक झूठ है, लेकिन पीयूष की झुकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसे रचना की बातें सच लगने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पीयूष ने सच में उससे अंजलि से शादी वाली बात छुपाई है। घर के बाकी लोग भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। तभी सुमित्रा ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, रचना निक्की को अपने कमरे में ले जाओ, बहुत थक गई होगी। रचना उनकी बात मानते हुए बोली, जी रानी माँ। फिर वो निक्की की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़ के बोली, आइए दीदी कमरे में चलते हैं, आप थक गई होंगी ना। निक्की को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले ऐसी अजीब सी रस्में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसके बाद पीयूष का बदला सा व्यवहार और अब पीयूष का एक गहरा राज। वो तो इतनी परेशान हो चुकी थी कि इन सब के बारे में सोच सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। निक्की रचना के साथ अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में अकेले बैठी हुई निक्की अभी भी पीयूष के झूठ से उबर नहीं पा रही थी। उसके बारे में सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा था। उसे लग रहा था मानो वो पागल हो जाएगी। निक्की मन ही मन सोचती हुई बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीयूष मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। आखिर क्यों? कहीं उसका प्यार कोई छलावा तो नहीं था? कुछ और मोटिव तो नहीं है उसका? निक्की इन्हीं सब ख्यालों में खोई गुमसुम से बिस्तर पर बैठी थी। तभी कमरे में पीयूष ने कदम रखा। उसने आते ही कहा, क्या बात है निक्की, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों लग रही हो? क्या हुआ? निक्की ने हैरानी और गुस्से के भाव से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो पीयूष जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हारा सच जान गई हूँ। पीयूष ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, कैसा सच? पीयूष का व्यवहार देखकर निक्की को गुस्सा आ गया। वो बिस्तर से उठी और पीयूष के सामने खड़ी हो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, रियली? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इतना झूठ कैसे बोल लेते हो पीयूष? तुम वही थे उस समय जब तुम्हारी पहली पत्नी अंजलि के बारे में बातें चल रही थी। पीयूष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा वो वाला? मैंने सोचा तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। पीयूष को मुस्कुराते देख निक्की चिढ़ गई और बोली, लाइक सीरियसली? तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी और तुम्हें शाबाशी दूंगी? तुम होश में तो हो पीयूष? पीयूष फिर मुस्कुराते हुए बोला, निकिता पहले मेरी बात तो पूरी सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे पीयूष, और पहले तो तुम ये स्माइल करना बंद कर दो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी इस जगह को छोड़कर वापस गोवा चली जाऊं। बकवास पर बकवास हरकत किए जा रहे हो तुम और तुम्हारे घर वाले। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों तुमने मुझसे यह राज छुपाया? बोलो पीयूष। पीयूष शांत आवाज में बोला, मैं क्या करूं निक्की, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं बताना ही भूल गया था। निक्की हैरानी भरी आवाज में बोली, भूल गया था? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे पास यही बहाना बचा? तुम्हारी बातों में ना कोई लॉजिक है, ना ही तुम भरोसे लायक इंसान बचे हो। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है जो मैंने तुम पर भरोसा किया। निक्की के गुस्से से भरे ताने सुनकर पीयूष भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका। उसने तैस में आते हुए कहा, हाँ नहीं बताया मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भरोसे के लायक नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानबूझकर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, समझी तुम? अब निक्की के सब्र का बांध टूट चुका था। वो पीयूष के ऊपर चिल्ला पड़ी, लेकिन क्यों नहीं बात करना चाहते हो तुम अपने अतीत के बारे में? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जान सकूं? या फिर अभी ऐसा कोई और भी राज है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? पीयूष ने निक्की के कंधे को जोर से पकड़ा और बिस्तर की तरफ धकेलते हुए बोला, तुम्हें मेरा अतीत जानना है ना? तो सुनो। हाँ, था मैं पहले शादीशुदा और बहुत प्यार करता था अंजलि को, अपनी जान से भी ज़्यादा। इतना कि उसके लिए मैं पूरी इस दुनिया से लड़ सकता था। निक्की ये सुनकर हैरान थी। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। पीयूष ने आगे बोलना शुरू किया, 2 साल पहले ही मेरी और अंजलि की शादी हुई थी। अंजलि यहाँ के बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी और हम दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन पीयूष बोलते बोलते खामोश हो गया। उसकी आंखों के सामने 2 साल पुराने वो दिन किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगे थे। 2 साल पहले की बात है। पीयूष की पहली पत्नी अंजलि महल के छत पर टहल रही थी। उसने कानों में ईयरफोन लगाए थे और वो अपने मोबाइल में कहानी सुन रही थी।
वो बड़ी तल्लीनता से कहानी को सुन रही थी कि अचानक उसने देखा कि आसपास के पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे और तभी कुछ कंकाल जैसा दिखने वाला मानव तलवार लेकर पेड़ के सहारे छत पे चढ़ाया और चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ा, मार डालो इसे, मार डालो इसे। कंकाल मानव को अपनी तरफ आता देख अंजलि तेजी से नीचे की तरफ भागी। उसके कदम फुर्ती से सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उसका पैर आधी सीढ़ी पर पड़ा और वो फिसल गई। उसी समय पीयूष अंजलि को ढूंढते हुए ऊपर ही आ रहा था। अंजलि को गिरता देख उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अंजलि के माथे पर पसीना उभर आया था और चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। पीयूष उसकी बाँह पकड़कर बोला, अंजलि क्या हुआ, इतना तेज क्यों भाग रही हो? अंजलि ने डरते हुए सीढ़ी की तरफ देखा और पीयूष की छाती से चिपकती हुई बोली, पीयूष बचा लो मुझे, पीयूष वो लोग मुझे मार डालेंगे। पीयूष हैरान सा उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या कह रही हो अंजलि, कौन लोग, कहाँ है वो? अंजलि ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और पीयूष के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। वो देखो आ रहे हैं वो, बचा लो मुझे पीयूष, बचा लो। पीयूष ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था और न ही किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसकी नज़र अंजलि के फ़ोन पर पड़ी। वो बोला, वहाँ कोई नहीं है अंजलि, ये पागलपन बंद करो और तुम ये भूत प्रेत की कहानियाँ मत सुना करो, लव स्टोरीज सुना करो। उसने निक्की से कहा, अंजलि की अजीब लोगों को देखने की बीमारी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक कि उसे इलेक्ट्रिक थेरेपी भी दी गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मुझे इस कमरे से अंजलि के चीखने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ कर आया और पीयूष वापस अतीत के दिनों में लौट गया था। वो जैसे ही उस कमरे में आया उसने देखा अंजलि बिस्तर पर दुबक कर बैठी हुई थी। उसका मुंह सूखा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। बिस्तर के पास ही सुमित्रा खड़ी थी। पीयूष ने सुमित्रा से पूछा, क्या हुआ माँ, अंजलि इतनी तेज क्यों चीखी? सुमित्रा भी आश्चर्य में बोली, पता नहीं बेटा, मैं भी इसकी आवाज़ सुनकर अभी कमरे में आई हूँ। क्या हुआ अंजलि? अंजलि सहमी हुई आवाज़ में सुमित्रा की तरफ इशारा करते हुए बोली, पीयूष ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। पीयूष ने हैरानी भरी आवाज़ में बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? भला माँ ऐसा क्यों करना चाहेगी? उसकी बातें सुनकर सुमित्रा भी हैरान हो गई थी। वो बोली, बहू मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं तो केवल तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? पीयूष उसके करीब गया, उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, अंजलि तुम्हें दिमागी बीमारी है, ये सब चीज़ें सोचना बंद करो और माँ से अभी माफ़ी मांगो। लेकिन अंजलि नाराज से बैठी रही। तब सुमित्रा पहल करती हुई बोली, आओ बहू मैं तुम्हें दवा खिला देती हूँ। उनका इतना कहना था कि अंजलि भड़क उठी और बिस्तर पर थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं नहीं मुझसे दूर रहिए, मुझे नहीं चाहिए आपके हाथ की कोई दवा, आप दवा नहीं जहर पिलाती है। फिर वो सुमित्रा की तरफ इशारा करते हुए पीयूष से बोली, पीयूष इन्होंने मेरी दवा में जहर मिला दिया है जिसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ, ये मुझे पागल कर देंगी पीयूष, ये सब इनकी साजिश है, गहरी साजिश। अंजलि को इस कदर बीमार देखकर सुमित्रा भी परेशान हो गई थी। उसने अंजलि से उलझना या फिर उसे दोष देना सही नहीं समझा। वो पीयूष को कमरे के बाहर लेकर गई और बोली, बहू का खास ध्यान रखना होगा, बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में उसके साथ कोई अनहोनी घट सकती है। पीयूष ने उनकी बातें सुनी तो उसे अजीब लगा, लेकिन अंजलि के व्यवहार से वो नाराज न हो इसलिए बोला, जी माँ उसे माफ़ कर दीजिए, उसके व्यवहार के लिए मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर सुमित्रा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उसे नहीं पता वो क्या बोल रही है, और फिर वो भी तो मेरी बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मैं क्यों नाराज़ होंगी? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाकर उसका ध्यान रखो। पीयूष का मन थोड़ा हल्का हुआ, उसने कहा, जी माँ अभी मैं उसके पास ही रहूँगा। सुमित्रा वहाँ से चली गई थी और पीयूष अपने कमरे में वापस लौट आया था। रात हो चली थी। पीयूष उसके बगल में ही सोया था कि अचानक एक हल्की सियाहट से उसकी नींद खुली। उसने अनजाने में ही अपने बगल के बिस्तर पे हाथ फेरा तो सिवाय उसे खाली बिस्तर के कुछ महसूस नहीं हुआ। तुरंत उसने साइड लैंप को ऑन किया और बिस्तर पर देखा तो अंजलि वहाँ से गायब थी। उसने तुरंत पुकारा, अंजलि अंजलि। उसने उस कमरे में चारों तरफ देखा लेकिन अंजलि उस कमरे में नहीं थी। उस कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अंजलि इतनी रात को कहाँ गई होगी? बताते हुए पीयूष वापस वर्तमान में लौट आया था। निक्की हैरान होकर बोली, मतलब अंजलि कमरे से ही गायब हो चुकी थी? कहाँ गई थी वो? पीयूष दरवाजे की तरफ सूनी निगाहों से देखने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो अंजलि को पुकारते हुए बेसब्री से सभी जगह ढूंढ रहा था। उसे अब भी ऐसा ही लगने लगा था कि अभी अभी अंजलि यहाँ से बाहर गई है। वो वापस अतीत के उन पन्नों में अंजलि को ढूंढने लगा था।
जब पीयूष ने देखा अंजलि आधी रात उस कमरे में नहीं है तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो हवेली के गलियारे में उसका नाम पुकारता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात के समय उस गहरे सन्नाटे में उसकी आवाज़ें दीवारों से लगकर गूंज रही थी। कुछ देर तक वो अंजलि को वहीं आसपास ढूंढता रहा, छत पर भी देखा। उसने वो सभी जगह ढूंढ डाली जहां अंजलि के होने की उम्मीद थी, लेकिन जब अंजलि वहां कहीं नहीं दिखी तो वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा जहां उसके फैमिली के लोग लेटे हुए थे और उन्हें जगाने लगा। प्रतीक भैया उठिए, भाभी उठिए, माँ पापा, भवानी सिंह बाहर निकलो। पीयूष की परेशानी भरी आवाज़ सुनकर सबने जल्दी में अपने अपने बिस्तर छोड़े और बाहर निकल आए। प्रतीक अपनी आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ पीयूष, आधी रात को क्यों जगाया? पीयूष घबराई आवाज़ में बोला, भैया अंजलि गायब हो गई, कहीं मिल नहीं रही है। प्रतीक चौंकते हुए बोला, क्या गायब हो गई? यहाँ से कहाँ जा सकती है? बाथरूम, छत, बालकनी देख लिया सब जगह? पीयूष ने सर हिलाते हुए बोला, हाँ भैया, महल में सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। प्रतीक हैरान था। वो सोचता हुआ बोला, आधी रात को कहाँ जा सकती है वो? उसी समय पीयूष की माँ सुमित्रा और पिताजी भी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने पीयूष की बातें सुन ली थी। पीयूष के पिता ने कहा, तुम घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। प्रतीक तुम खेतों की तरफ देखो, सुमित्रा और बड़ी बहू तुम दोनों मिलकर महल के पीछे जाकर देखो, मैं यहीं बगीचे में देखता हूँ। फिर उन्होंने हवेली के गार्ड मान सिंह की तरफ देखा और कहा, तुम एक बार पुरानी हवेली देखाओ, कहीं अंधेरे में भटक तो नहीं गई। सभी लोग हाथ में टॉर्च और लालटेन की रोशनी लेकर अंजलि को ढूंढने निकले। अंजलि को ढूंढने के लिए सभी लोग अलग अलग दिशा में भटक रहे थे। काफी वक्त बीत गया था लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। इधर सभी वापस हवेली लौट आए थे। पीयूष के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंजलि को कहाँ ढूंढे। पीयूष डरते हुए अपने भाई प्रतीक से बोला, भैया कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? प्रतीक ने दिलासा दिलाते हुए कहा, पीयूष तू डर मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। तभी हवेली के गार्ड मान सिंह की आवाज़ सभी लोगों के कानों में पड़ी, कुंवर साहब इधर आइए, पुराने कुएं के पास, यहाँ कुछ है। घर के सभी लोग भागते भागते वहाँ पहुँचे। मान सिंह ने कुएं के पास एक टूटी हुई चूड़ी दिखाते हुए कहा, कुंवर साहब ये टूटी हुई चूड़ी यहाँ मिली है। कुएं के अंदर देखा तो सब शांत नजर आ रहा है। पीयूष ने उस चूड़ी की तरफ नजर डाली और चौंकते हुए बोला, ये चूड़ी, इस कलर की चूड़ी तो अंजलि ही पहनती थी, ये उसी की चूड़ी है। उसका मन घबराने लगा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में झांक कर देखा। कुएं का पानी स्थिर था। कुआं बहुत गहरा था और रात होने की वजह से अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत एक नौकर को उस कुएं में उतरने को कहा। नौकर कुएं के पानी में उतर गया। कुछ देर बाद बहुत मुश्किल से वो नौकर बाहर निकल पाया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ अंजलि भी थी। अंजलि का शरीर बिल्कुल बेजान हुआ पड़ा था, कहीं कोई हरकत नहीं थी। पीयूष ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे जगाने की कोशिश करते हुए पुकारने लगा, अंजलि उठो। उसने उसे छूकर देखा तो उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। वो घबरा गया, उसका मन आशंकाओं से भर गया था। उसने उसे झकझोरते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि हिलडुल भी नहीं रही थी। उसका शरीर शांत पड़ा हुआ था और सर एक तरफ लुढ़क गया था। उसे देखते ही पीयूष समझ चुका था कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है। वो जोर से चिल्ला उठा, उसकी आवाज़ में तड़प थी। उसकी चीख से एक बार फिर पूरी हवेली गूंज उठी थी। आंखों में आंसू थे। अंजलि की दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर निक्की की भी आंखें भर आई थी। निक्की ने पीयूष के कंधे पर दिलासे के लिए हाथ रखा और धीरे से बोली, पीयूष। निक्की की आवाज़ सुनकर वो अपने अतीत की यादों से बाहर निकला। अपने अतीत को याद करके पीयूष बेहद उदास हो गया था। उसका गला रूंध गया था। अब निक्की को भी इस बात का अफसोस होने लगा था। वो मन ही मन अफसोस करते हुए बोली, मुझे पीयूष के अतीत के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए था। पीयूष रुंधे गले से बोला, उसकी मौत के बाद मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं गोवा गया और तुमसे मिला तो अपना दिल तुम पर हार बैठा और फिर तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर सब कुछ अचानक से होता चला गया। निक्की भी अब उसकी स्थिति समझ सकती थी। उसे दुख हो रहा था कि ना जाने उसने पीयूष के बारे में क्या क्या और कितना गलत सोच लिया था। पीयूष ने आगे कहा, मैं खुद अपने अतीत से लड़ रहा था। ऐसे में उनकी परछाई मैं हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता था, इसीलिए मैंने अंजलि का जिक्र भी तुमसे नहीं किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। निक्की अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बोली, नहीं पीयूष, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बिना सोचे यह मान लिया कि तुम जानबूझकर मुझे अंधेरे में रख रहे हो, जबकि तुम मुझे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। कितना गलत थी मैं।
इतना क्या वो उससे लिपट गई और सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी पीयूष, मुझे आज हमारी सुहागरात पर इन बातों को नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारे जख्म हरे हो गए। पीयूष ने उसको सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, कम से कम अब हमारे बीच कोई राज नहीं है। अब हम एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और देखना हम दोनों ये अतीत बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमारे रिश्ते को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। इतना कहकर उसने सिर ऊपर कर पीयूष की आंखों में देखा। पीयूष की नज़रें भी निक्की से टकराई। दोनों मुस्कुराए। वो दोनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ कमर में बाहें डाले खड़े थे। तभी निक्की ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर पीयूष की माँ खड़ी है। सुमित्रा ने पुकारा, पीयूष। पीयूष तुरंत दरवाजे की तरफ पलटा और अपनी माँ को देखकर निक्की से अलग हो गया। सुमित्रा पीयूष के पास आई और गंभीर स्वर में बोली, पीयूष, तुम्हें पता है ना शादी के बाद की रस्मों के बारे में? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीयूष नज़र नीची करता हुआ बोला, सॉरी माँ, मैं बस जाने ही वाला था। इतना बोल उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। जाते वक्त पीयूष ने निक्की को एक नज़र देखना चाहा, लेकिन सुमित्रा की कड़ी निगरानी में उसे वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सर झुकाए वो वहां से चला गया। पीयूष के जाने के बाद सुमित्रा निक्की से बोली, बहुरानी गहलोत परिवार की बहू बनना तुम्हारा सौभाग्य है और हमें पता है कि परिवार का सुख तुम्हें पहली बार मिल रहा है। निक्की ने हैरान होकर कहा, मम्मी जी आपको कैसे? सुमित्रा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। वो बोली, वो सब जान के तुम क्या करोगी? बस इतना समझ लो कि हम जानते हैं कि तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो, लेकिन वो तुम्हारा अतीत था। अब तुम गहलोत परिवार की छोटी बहू हो और भैरवगढ़ की छोटी रानी। निक्की सिर्फ उनकी बातें सुनती रही। सुमित्रा आगे बोली, और छोटी रानी होने के कारण तुम्हें यहाँ की कुछ रस्मों को पूरा करना होगा, जिन्हें किए बिना ये कुटुंब भी अधूरा माना जाएगा। इसीलिए मेरे साथ चलो। सभी सुहागनें तुम्हारा इंतजार कर रही है और आज तुम्हारी पहली रस्म है। आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुमित्रा ने निक्की की तरफ ऐसी सर्द निगाह से देखा कि उसका बदन भी ठिठुर सा गया। अपना गुस्सा नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए सुमित्रा थोड़ी सख्त आवाज में बोली, बहू एक बात समझ लो, इस घर में कुछ ऐसे नियम और कायदे हैं जो तुम्हें कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी। रही बात सुहागरात की, तो रस्में ठीक तरह से संपूर्ण हो जाने के बाद हम बहुत धूमधाम से तुम्हारी सुहागरात की तैयारी करेंगे, लेकिन अगले अमावस तक पीयूष और तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, समझ गए? निक्की को मजबूरी बस हाँ में सर हिलाना पड़ा। उसका चेहरा उदास हो चुका था, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, ये कैसा नियम है? पति पत्नी आपस में मिल भी नहीं सकते, फिर शादी का क्या फायदा? इससे अच्छा तो गोवा में ही अकेली थी। तभी सुमित्रा की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या सोच रही हो? अब तैयार होकर नीचे आओ, हमें रस्म शुरू करनी है जल्दी। निक्की बुझी हुई आवाज में बोली, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने दोस्तों से बात करनी है। मैं उनसे यहाँ आकर एक बार भी बात नहीं की, मेरा फोन कहीं खो गया है। सुमित्रा थोड़ी सख्त लहजे में बोली, नहीं बहू, जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम बाहरी लोगों से बात नहीं कर सकती। एक बार सब कुछ सही तरह से पूरा हो जाए फिर जी भरकर अपने दोस्तों से बात करना। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई, लेकिन अपनी सास की बातें सुनकर निक्की का मूड काफी बिगड़ गया था। वो गुस्से में बिस्तर पर बैठते हुए मन ही मन बोली, यार ये क्या नाटक लगा रखा है, इनकी तो रस्म ही खत्म नहीं हो रही और ऊपर से मेरा फोन भी गायब है। निक्की के पास रस्में पूरा करने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा कि सामने कुछ औरतें लाल जोरा पहने और हाथ में कलश लिए खड़ी है। निक्की ने देखा कि सुमित्रा भी एक कलश लिए वहां खड़ी थी और रस्मों की तरह उसे ये रस्म भी अजीब और डरावनी लग रही थी। तभी एक बूढ़ी सी औरत लाठी के सहारे उसकी तरफ चलकर आई और बोली, चलो नई बहुरानी, पुश्तैनी हवेली के कुएं पर तुम्हारी पहली रस्म होगी। कुएं का नाम सुनते ही निक्की का गला सूख गया। वो मन ही मन घबराई और बोली, पुरानी हवेली का कुआं? कहीं ये वही कुआं तो नहीं जहाँ अंजलि की मौत हुई थी? उसका दिल धक धक करने लगा था। सुमित्रा बोली, चलो बहुरानी। लेकिन निक्की पे सुमित्रा की बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन डर रही थी क्योंकि उसे बार बार पीयूष की पहली पत्नी अंजलि का ख्याल आ रहा था। निक्की मन ही मन बोली, पीयूष की पहली पत्नी की लाश भी तो कुएं में ही मिली थी, कहीं ये वही कुआं तो नहीं? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं, कैसे मना करूं इस रस्म के लिए? निक्की ने भले ही अंजलि को ना देखा हो, लेकिन उसके मृत शरीर की कल्पना मात्र से ही उसकी रूह कांप उठती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक नज़र वहां मौजूद सभी औरतों को देखा। उसे उन सभी के चेहरे पर खुशी से ज्यादा दुख के भाव नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर उसे खुशी कम और दुख ज्यादा हो रहा था। उन सभी की मौजूदगी वहां के माहौल को और भी भयावह बना रही थी। उसे इस तरह से एक जगह पे अपने ख्यालों में डूबा देखकर वहां
आई एक बूढ़ी औरत ने कहा, क्या हुआ छोटी बहू रानी, कहाँ कोई हो? आओ जल्दी चलो वरना रस्म के लिए देर हो जाएगी। निक्की ने हाँ में सर हिलाया और घबराते हुए उनके साथ चल दी। वह बूढ़ी औरत झुककर सबसे आगे चल रही थी। उसके पीछे थी निक्की जो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रही थी और उसके पीछे थी सुहागिन महिलाओं की टोली, हाथ में लाल कपड़े से ढका हुआ चांदी का कलश लिए। तभी निक्की की नज़र एक बार फिर उनके हाथों में पकड़े कलश पे गई और वो सोचते हुए बोली, ये तो चांदी के कलश लग रहे हैं। तभी निक्की की नज़र एक बार फिर उनके हाथों में पकड़े कलश पे पड़ी और वो सोचते हुए बोली, ये तो चांदी के कलश लग रहे हैं। मैंने तो इस बात पे गौर ही नहीं किया, लेकिन क्या फ़ायदा, इस चांदी के कलश का यूज भी किसी न किसी अजीब सी रस्म में ही होगा। कुछ ही देर में सभी महिलाएं पुरानी हवेली के पीछे वाले कुएं पर पहुंच गई। निक्की ने उस स्थान को देखा तो डर के कारण उसकी हालत और भी पतली होने लगी थी। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धक धक करने लगा था। एक तो उसे पीयूष का डरावना अतीत बार बार याद आ रहा था और दूसरा उस स्थान की स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था मानो यह कुआं किसी शमशान घाट के बीच में हो। कुआं बहुत ही जर्जर हालत में था। उसके चारों तरफ के पेड़ पुरानी हवेली के पेड़ों की तरह सूखकर ठूठ बन चुके थे। उसके आसपास कंटीली झाड़ियां उगाई थी सिवाय रास्ते को छोड़कर। निक्की सहमते हुए बड़बड़ाई, उफ कितना डरावना लग रहा है ये कुआं। मुझे तो अंजलि का सोच के भी डर लग रहा है। ऊपर से ये अजीब रस्में, यहाँ कुछ भी ढंग का क्यों नहीं है। वो आसपास निहारने लगी। उसी समय सुमित्रा वहाँ आई और निक्की को सोच में डूबा देखकर बोली, क्या सोच रही हो निक्की? निक्की गंभीर होते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये सोच रही थी कि ये सारी रस्में आखिर किस लिए कराई जाती है, इन सब का क्या फ़ायदा आज के टाइम में। सुमित्रा ने उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें अब अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह भूलकर अपना सब कुछ इस परिवार को समर्पित करना होगा। अब तुम जियोगी तो इस परिवार के लिए और मरोगी तो इस परिवार के लिए। इन रस्मों को करवाने के पीछे ये मकसद है कि सब देखे कि समय आने पर अपने परिवार के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। निक्की की हालत बलि के बकरे की तरह हो गई थी। एक तरफ उसे अपने ससुराल वालों का दिल जीतना तो दूसरी ओर उसे डर था कि इन रस्मों से वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर उसने उन रस्मों को नहीं निभाया तो कहीं वो पीयूष से उसकी शादी न तोड़ दे। पीयूष का साथ पाने के लिए ही वो बार बार उन रस्मों को करने पर मजबूर थी। अचानक कुएं के पास खड़ी औरतों ने एक साथ कई लोकगीत गाते हुए कुएं के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। जितना डरावना वहाँ का माहौल था उससे भी ज्यादा डरावने तरीके से वो महिलाएं लोकगीत गा रही थी। उस गीत को सुनकर निक्की के होश उड़ गए थे। वो आश्चर्य से सुमित्रा से गीत का मतलब पूछने लगी। सुमित्रा ने मतलब समझाते हुए बोला, ये कुआं जीवन की कठिनाइयों और अंधकार का प्रतीक है और ये कलश जीवन की उम्मीद और हमारे कर्म। शादी के बाद हमारे घर की हर सुहागन को ये चांदी का कलश दिया जाता है और हम सब इसे बहुत सहेज कर रखती है। निक्की खुश होते हुए बोली, तो आप मुझे यहाँ मेरा कलश देंगे? सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, इसे पाना इतना आसान नहीं है बहू। इसके लिए तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए तैयार हो। निक्की को लगा जैसे यह रस्म बाकी रस्मों से अलग और थोड़ी सरल है, इसलिए वह उत्साहित होते हुए बोली, कलश पाने के लिए मुझे क्या करना होगा मम्मी जी? मैं भी यह रस्म पूरा करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुरा दी। वहाँ आई बाकी औरतें अभी तक कुएं का चक्कर लगा रही थी। उन्होंने इस कुएं के 7 चक्कर लगाए। उसके बाद सभी औरतों ने चांदी के कलश को कुएं के नीचे घेरा बनाते हुए रख दिया। सुमित्रा निक्की का हाथ पकड़कर कुएं के निकट ले आई और अंदर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा कलश इस कुएं में है और तुम्हें उसे कुएं से बाहर निकालना है। निक्की ने जैसे ही कुएं के अंदर झांक कर देखा उसके प्राण सूख। नंगी आंखों से कुएं की गहराई का अंदाजा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुएं के अंदर उगाई झाड़ियां और लताओं ने उसका बहुत सारा हिस्सा ढक लिया था। साथ ही कुएं के अंदर काफी अंधेरा था। निक्की तुरंत एक कदम पीछे हट गई और सहमते हुए बोली, क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे गहरे और अंधेरी भरी जगह से डर लगता है मम्मी जी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। सुमित्रा ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे इसमें डरने की क्या बात है निक्की, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और हम सबने भी तो ऐसे ही अपना कलश पाया था। पहली बार सभी को ये रस्में निभानी पड़ती है। निक्की कुएं से थोड़ा और पीछे हटते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मुझसे ये नहीं होगा। सुमित्रा थोड़ा सख्त होके बोली, अभी तो तुमने कहा कि तुम कलश लेने को तैयार हो, अब क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? क्या तुम नए परिवार में एक रिश्ता निभाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वहाँ खड़ी एक औरत ने निक्की की बात सुन ली और उसने आश्चर्य से कहा, ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? रस्म को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जाता, अशुभ होता है। निक्की गुस्से में बड़बड़ाई, यहाँ तो सब कुछ ही अशुभ हो रहा है। वो आवेश में आते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर उसकी भाभी उसके पास आई और समझाते हुए बोली, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा।
हम सब तुम्हें कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी दिखाएंगे, अंधेरा मिट जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। निक्की हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझसे ये रस्म नहीं होगी। और फिर खुद को कोसते हुए मन ही मन बोली, ये कैसे मुश्किल में फंस गई मैं, इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे पीयूष की पहली बीवी के मौत के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है कि कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। जब सुमित्रा और पीयूष की भाभी के समझाने पर भी निक्की नहीं मानी, तब उसे समझाने के लिए टोली की एक औरत उसके पास आई और प्यार से बोली, बहू हम सब ने इस रस्म को किया है, तुम बेवजह ही डर रही हो, मेरा विश्वास करो कुछ नहीं होगा तुम्हें। भला हम कोई ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे तुम्हारी जान जाएगी। अपने अंदर के डर को निकाल फेंको और कूद जाओ कुएं में। निक्की बोली, मैं कभी इतनी गहरी और अंधेरी जगह पर नहीं उतरी और मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगी। बातें करते करते सारी औरतें निक्की को घेर कर कुएं के एकदम पास ले आई थी और निक्की को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। उस औरत की टोली ने बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस दादी अम्मा को देखो, ये तो रोजाना दिन में 2 बार इस कुएं में उतर जाती है, तुम तो बेवजह ही डर रही हो। दूसरी औरत ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और पानी इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है, चाहे तो खुद देख लो। निक्की बोली, मैंने देख लिया है, काफी गहरा है। पहली औरत ने हंसते हुए कहा, अरे तुमने ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से देखती तो गहराई मालूम होती ना, सामने तो पानी दिख रहा है। निक्की फिर डरते डरते कुएं के अंदर झांकने के लिए झुकी और देखते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ, अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। तभी निक्की को अपनी पीठ पर 2 हाथ महसूस हुए। वह कुछ समझ पाती तब तक दोनों हाथों ने उसे धक्का दे दिया था। वह लड़खड़ाकर कुएं के अंधकार में गिरने लगी। वह जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पीयूष प्लीज हेल्प मी। निक्की के गिरते ही कुएं के अंदर से आवाज आई, छपाक। वो कुएं के पानी में डूबने लगी थी। अंदर से आ रही छपाक छपाक की आवाज सुनकर सारी औरतों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और फिर कुएं के अंदर झांकने लगी। वहीं बाहर खड़ी पीयूष की भाभी सुमित्रा से बोली, माँ जी क्या छोटी बहू रानी इस रस्म को निभा पाएंगी? अगर वो ये रस्म ना निभा पाई तो? सुमित्रा ने पलटते हुए उसे घूरा तो उसने डरते हुए अपना सर झुका लिया। सुमित्रा बोली, उसे ये रस्म करनी ही होगी, सिर्फ अपने और पीयूष के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए, इस पूरे भैरवगढ़ के लिए। और जब तक वो सब रस्में नहीं निभा लेती, हम ना उसे जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। पीयूष की भाभी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। तभी कुएं के अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। कुएं के पास खड़ी एक औरत बोली, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, जाने छोटी बहू रानी ठीक भी है या नहीं। ये सुनते ही सुमित्रा और अन्य महिलाओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। सुमित्रा दौड़कर कुएं के पास आई और अंदर झाँक कर देखने लगी। वहाँ सच में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। सुमित्रा घबराते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तेजी से चिल्लाई, निक्की, लेकिन उसे निक्की की कोई आवाज नहीं आई। तो क्या निक्की इस खौफनाक रस्म से बच पाएगी या फिर अंजलि की तरह उसकी भी किस्मत में कुछ और ही लिखा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।